हाँ हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन थर्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं पीरियड और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। हमने देखा बच्चों इसके अंदर की डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना क्या दिया, अपना दिमाग दिया था। उन्होंने बताया बच्चों की पीरियोडिक टेबल जो होती है वो कितने टाइप की हो सकती है और उसमें किस तरह से आप एलिमेंट का अरेंजमेंट करोगे। और अभी तक अपन जो लास्ट पढ़ रहे थे बच्चों, अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कई प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी और हमने ये भी देखा कि ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को इतना प्रॉपर तरीके से अरेंज किया था। उसी ने एलिमेंट्स को ये तरीका दिया था, हमको नया तरीका रखने का बताया जिसके अकॉर्डिंग हम आज भी पढ़ते हैं कि अब उसने बताया था बच्चों एलिमेंट को आप किस में डिवाइड कर सकते हो, पीरियड और डिफरेंट ग्रुप्स में। और उसी के अकॉर्डिंग अपन उसी की थ्योरी को लेकर आज तक हमने क्या किया बच्चों, नई जो पीरियोडिक टेबल बनाई है जो जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चों, उसी में करेक्शन हमने किसके बेसिस पे किए थे, मेंडलीव की थ्योरी के ऊपर ही किए थे। तो बच्चों आज अपन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, मेंडलीव की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बताया कि मेंडलीव ने क्या किया था बच्चों। अभी तक अपन ने देख लिया था कि उसने 7 पीरियड्स बनाए थे और 8 ग्रुप बनाए थे। जो रियल वाली अभी अपन पढ़ते हैं बच्चों उसमें 18 ग्रुप होते हैं, लेकिन इस वन ने कितने बनाए थे बच्चों, इसने 80 ग्रुप बनाए थे। क्यों इतना बनाया था, क्योंकि अपन को पता है उसके टाइम तक इतने ही एलिमेंट की खोज हुई थी। कितनों की खोज हुई थी उसके टाइम तक, एलिमेंट कितने खोज हुए थे उसके मेंडलीव के टाइम तक, 63 एलिमेंट की खोज हुई थी बच्चों। इसका मतलब तब तक जितने थे उतने उन्होंने टेबल में अरेंज कर दिए। अब अपन ने देखा बच्चों ईच ग्रुप अप टू 7, उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे। 8 में से जो 7 ग्रुप थे बच्चों, 7 ग्रुप तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपन जिसे ले लेते हैं ना कि उन्होंने कितने दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से उन्होंने सबके क्या करे, 2 ग्रुप बना दिए। ए का भी क्या बना दिया, ए 1 का ए 1 और 1 का बी, फिर ऑपोजिट 2 का ए, फिर 2 का बी, फिर इस तरह से 3 का ए 3 का बी, इस तरह से करते करते 7 तक उन्होंने क्या करा, 7 तक सभी ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 2 सब ग्रुप बना लिए सबके, जिसमें पहला वाला ए नाम दिया और दूसरे वाले को बी नाम दिया। ए में उन्होंने रखा बच्चों मेटल को और बी में रखा उन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक से दूसरे में, ठीक है, और ये जनरली ट्रांजिशन मेटल वो होंगे जिनके पास ज़्यादा ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। तो कौन से वाले बता सकते हो आप, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हुए, जैसे कि डी, जैसे कि एफ। बात समझे बच्चों, क्योंकि डी के पास 5 ऑर्बिटल है, एफ के पास 7 है, तो वो क्या हो सकते हैं, 5 और 7 इन ऑर्बिटल्स में जंप कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अपन एस और पी की बात करें तो आकार में छोटा है, तो पी में भी कहाँ जंप करेगा। ठीक है, और डी में बच्चों अपन ये देखते हैं, हमने पढ़ा था डी के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, ये देखी थी आपने बात। 5 ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाते हैं 2 के ग्रुप में और 3 के ग्रुप में। ये बात दिमाग में बिठा लो। 7 वाला फ्लोरीन है, वो एफ वाला जो ब्लॉक है बच्चों वो भी टूट जाता है। 7 वाला भी अपने क्या होता है, 2 अलग अलग 2 या 3 टुकड़ों में टूटता है। तो ये बात तो समझ में आ गई बच्चों कि 5 वाला डी जो है वो अपने 2 या 3 में टूट जाता है। और ये जो 2 और 3 का सेट बनाता है बच्चों, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, ऊपर जाते नीचे वाले में आ जाते हैं, फिर नीचे वाले में जाते ऊपर वाले में आ जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता है। तो अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बच्चों। इसीलिए अपन ऐसे मेटल्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और जनरली ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या करा, एक तो नॉर्मल मेटल में डिवाइड कर दिया और दूसरा डिवाइड किया बच्चों उन्होंने ट्रांजिशन मेटल में। अब आते हैं अपन बच्चों, इन्होंने क्या करा, एक और पॉइंट ले लिया। अब 7 तक तो उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया 2 में। अब 9th के केस में उन्होंने क्या किया, 8th वाले ग्रुप में उन्होंने क्या किया बच्चों, 9 एलिमेंट रखे। 9 एलिमेंट कैसे रखे कि सबका 3-3 का सेट बना दिया, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट और ये 3 का सेट, 3-3 के सेट बन गए। तो टोटल 9 एलिमेंट उन्होंने आखिरी वाले के अंदर रखे। इतना क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। 3-3 का सेट बना के रख लिया, ठीक है, अपने लिखा ना 9 एलिमेंट रखे, 3 रोज में रख दिए। अब उसके बाद आते हैं बच्चों, इन्होंने एलिमेंट कहा, इन्होंने क्या कहा मेंडलीव ने कि एलिमेंट जो होते हैं जो कि सेम ग्रुप के होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। वो एलिमेंट जिनके सेम ग्रुप के अंदर है उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रखी उन्होंने। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों कुछ पोस्टुलेट मेंडलीव साइंटिस्ट ने दिए जिसने बताया कि किस तरह से आप डिफरेंट एटम्स को उसकी टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। जैसा उसने टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज किया वैसे वैसे हमें कुछ पॉइंट्स निकाल के दे दिए। अब क्या हो सकता है बच्चों, जो टेबल मेंडलीव ने दी वो कुछ हद तक तो सही थी लेकिन कुछ हद तक सही नहीं थी। तो क्या बात निकल के आ सकती है, उसके कुछ मेरिट होंगे, कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो पहले बच्चों अपन इसके मेरिट और एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या था बच्चों, स्टडी ऑफ एलिमेंट। अब मान लो आपके पास क्या है बच्चों, ये कमरा है, इस कमरे में बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, 1st से लेकर 12th क्लास तक की सारे सब्जेक्ट की बुक्स बिखरी पड़ी हैं। अब बच्चों को इस रूम में आना है पढ़ाई करने के लिए, तो आप देखोगे कि बच्चे क्या करेंगे, परेशान होंगे,
एक एक कहाँ से उठाऊँ, उसको मैथ्स की चाहिए, 9th क्लास की मैथ्स की बुक चाहिए, और हमको पता है कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स के बीच में मिक्स है, तो कितना टाइम लग जाएगा, कितने घंटे बर्बाद हो जाएंगे, कौन निकाले, कहाँ से पढ़े, क्या करे। ठीक है, और क्या किया जाए बच्चों की, इसको अरेंज करके लाइब्रेरी जैसा बना दिया जाए कि एक शेल में रख दिया आपने फर्स्ट क्लास की साइंस की बुक, एक शेल में आपने रख दी सबकी पूरी क्लास की, अपन अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट से 12th तक की साइंस की बुक यहाँ पर, फर्स्ट से 12th तक की मैथ्स की बुक इस वाले कॉर्नर पे डाल दी, फिर फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की बुक आपने इस शेल्फ पे जमा दी, साइंस की बुक, मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, उसके बाद सोशल साइंस की बुक आ गई, फिर साइंस की आ गई, फिर केमिस्ट्री आपकी 11th 12th की अलग से आपने उसको कर दिया डिवाइड, फिर आपने 12th के अंदर जो लिया मैथ्स से लिया, फिजिक्स से लिया, सबकी बुक्स अलग अलग कर दी, बायो की बुक्स आपने बच्चों अलग कर दी। तो क्या हुआ कि जब आपने सारी बुक्स को सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, तो जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनके लिए आसान हो गया पढ़ना। उनको चाहिए, अगर मुझे चाहिए 11th की केमिस्ट्री की बुक, तो मैं क्या करूँगी, सीधा जाऊँगी रैक में से 11th क्लास की रखी हुई है अलग से, उसमें से वहाँ उठाया, पढ़ा और वापस रख दी। मतलब क्या हुआ, अपन ने कि जो बुक्स यहाँ पे बिखरी पड़ी थी बच्चों, उनको सिस्टमैटिक अरेंज कर दिया। तो अपन ने यही चीज़ बोली है बच्चों, जब मेंडेलीव ने भी यही काम किया कि जो एलिमेंट इतने बिखरे हुए थे अपने पास, अपन को पता नहीं था कैसे जमाओ क्या जमाओ, इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में जमा दिया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको जमा दिया, तो उनकी स्टडी करना आसान हो गया। जब आपके पास टेबल तैयार है और आपको बोला गया भाई लिथियम एलिमेंट की स्टडी करो, तो लिथियम आप टेबल में देखोगे भाई कौन से नंबर पे है, कितना इसका वेट है, उसके अनुसार आप उसकी प्रॉपर्टी निकाल लोगे बच्चों। ये आसान हो गया हमारे लिए। तो स्टडी एलिमेंट की करना आसान हो गया कब, जब मेंडेलीव ने उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब मेंडेलीव ने एक काम और किया, उसके टाइम तक बच्चों कितने थे, 63 पता थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने जगह छोड़ दी कि अगर कोई नया एलिमेंट आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। बात समझ पाए? जैसे मान लीजिए हमने क्लास में बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से बिठाया, 10th में बच्चों की परसेंटेज थी 80%, 70 वाले, 60 वाले, 50 वाले, 40 वाले बच्चों अपन ने लाइन लगा दी। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोगों ने सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, 80 वाले बैठेंगे, हम चलो ऐसे ले लेते हैं, 80 वाले आ गए, 75 वाले आ गए, 70 आ गए, फिर 65 वाले आ गए, फिर 60 आ गए। अब मान लीजिए एडमिशन हुआ जिसमें 65 वाले और 75 वाले नहीं आए। ठीक है, तो क्या किया गया, उसको भरने की बजाय स्कूल वालों ने जगह छोड़ दी। ये 80 वालों की बेंच ये आ गई बच्चों, इसकी आपकी देखो, ये 80%, ये 75%। ठीक है, ये बेंच बना दी 70% वालों की, ये बेंच बना दी बच्चों 60% वालों, 65 वालों की, फिर आ गई बच्चों 60 वालों की। ठीक है, फिर आ गई आपकी 55 वालों की। अपन इतनी मान लेते हैं, इतनी बेंचें जमा दी, उसी में बच्चों को बिठाना है। अब मान लेते हैं स्कूल में 75 वालों का और 65 वालों का एडमिशन हुआ ही नहीं और 60 वालों का नहीं हुआ, आपके पास आए बच्चे 80 वाले, 70 वाले और 55 वाले। तो क्या किया, यहाँ पे अपन ने उनको बिठाने की बजाय जगह खाली छोड़ दी बच्चों। 80 वालों को यहाँ बिठा दिया, 70 को यहाँ बिठा दिया और 55 वालों को यहाँ बिठा दिया। ये जो 3 जगहें थी, इन 3 जगहों को क्या करा बच्चों, भरा ही नहीं। कि मान लो अभी एडमिशन नहीं हुआ लेकिन बाद में हुआ, तो बाद में एडमिशन ले सकते बच्चे, बीच में लेते हैं कुछ केसेस में। तो अगर एडमिशन लेता है बच्चा और बाय द वे 75 आ गया, तो कहाँ बिठाओगे, तो क्यों ना क्या काम किया जाए कि जगह खाली छोड़ दी जाए। अगर बच्चा आएगा तो हम उसको उस रो में बिठाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो आपने जगह बिठा दी, तो क्या हुआ बच्चों, जगह खाली कर दी, तो अब जो नया आएगा बच्चा उसके लिए पहले से जगह खाली है, मतलब उसको अब क्या करना पड़ेगा, सिस्टम खराब नहीं करना पड़ेगा, वापस से बेंचें जमानी नहीं पड़ेगी, हमने जगह पहले ही छोड़ दी थी कि भाई आएगा तो उसको सीधा सीधा बिठा देंगे। ठीक यही काम मेंडेलीव ने किया। मेंडेलीव ने क्या किया बच्चों, अपन को पता था उसके टाइम तक कितने एलिमेंट ज्ञात थे, अपन को कितने एलिमेंट पता थे, 63 पता थे, और आज के टाइम में अपन बात करते हैं तो कितने हो गए बच्चों, 112 हो गए, 112 हो गए अपने पास। तो आप देखो इसने क्या किया, जब इसने एटॉमिक वेट के हिसाब से बिठाया, ये एलिमेंट बिठाता गया, वो बिठाता गया, 3 मान लेते हैं अपन, 4 5 6 की लाइन है। ठीक है, अब मान लो एक एलिमेंट बिठाया जिसका वेट कितना है 15, इसका था 20, इसका 25, इसका 30, इसका 35, इसका 40, इस तरीके से बिठाने थे। अब उसके टाइम तक जो एलिमेंट पता थे बच्चों, वो एलिमेंट क्या थे, ठीक है, इतने पता थे उनको 15 20 25 वाले पता थे और सीधा 40 वाला पता था। तो उन्होंने बोला 40 वाले वेट को इसके पीछे नहीं रखूंगा, मैं क्या करूँगा, 2 जगह खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि 25 के बाद 30 वाला भी आएगा और 35 वाली भी आएगा। लेकिन ये दोनों अभी उसके टाइम तक तो ज्ञात नहीं थे, उसके टाइम तक पता ही नहीं था इनके बारे में। तो क्या करा, जगह खाली छोड़ दी गई कि मान लो आगे पीछे तो आएंगे, हमने एटॉमिक वेट के हिसाब से ही तो बिठाया है एलिमेंट्स को, कम वाला पहले ज़्यादा वाला बाद में, लाइन से बिठाते गए। अब हमने कह दिया कि भैया 30 और 35 वाला जिसका वेट है उसको हमने यहाँ नहीं बिठाया, तो मेंडेलीव ने क्या बोला कि भाई जगह छोड़ दो, अभी नहीं आया लेकिन भविष्य में तो आएगा, तब टेबल गड़बड़ नहीं होगी, इनको वापस से सिस्टमेटिक बिठाना नहीं पड़ेगा, जैसे बैठे हुए वैसे चलेगा। तो उसने क्या करा बच्चों, बीच में जगह छोड़ दी। जगह छोड़ते ही अब कोई नया एलिमेंट आएगा तो वो आसानी से इस जगह पे बैठ सकता है, आराम से अपन रख पाएंगे, कोई भी टेबल अपन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात?
तो ये बात तो बच्चों अपनी हो गई, इसका फायदा हो गया कि भाई इसने पहली जगह छोड़ दी तो हमें टेबल घुमानी नहीं पड़ेगी। तीसरा बात आया करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। अब इनके अकॉर्डिंग मेंडलीव ने एक फॉर्मूला दे दिया बच्चों, एटॉमिक वेट निकालना है तो वैलेंसी निकालो, एलिमेंट की वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बच्चों बात करते हैं बेरिलियम का केस ले लिया। बेरिलियम का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों 4.5। अभी तक माना जाता था कि इसकी वैलेंसी 3 है, इससे पहले मानते थे कि बेरिलियम की वैलेंसी 3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया बच्चों, अगर मान निकाला तो मान आया 13.5, लेकिन इन रियलिटी में बेरिलियम का वेट अगर आप निकालते हो तो वेट आता है बच्चों 9। तो ये गलत हो रहा था, इसको उसने करेक्ट किया, इसने बोला कि नहीं भाई वैलेंसी कितनी होती है, प्रॉपर 2 वैलेंसी होती है, क्योंकि ये क्या हो गया उस ग्रुप में बिठाया गया जिसमें इसके पास क्या है 2 वैलेंसी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 से, तब जाके इसका वेट निकल के आ गया 9। बात समझ में आ गई। तो ऐसे डाउटफुल केस जिसके अंदर ये गड़बड़ आ रहा था इसका एटॉमिक वेट, उसको करेक्शन करने का काम भी किसने किया, मेंडलीव ने किया। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब आते हैं बच्चों अपन यहाँ पे इसके, अब जब फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे, और नुकसान फायदे से ज़्यादा हैं। आप खुद देख लो 1 से लेकर 7 तक इसके नुकसान है। क्या क्या नुकसान है वो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला वाला नुकसान इसका है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन की प्रवृत्ति क्या है, इससे 2 ही वो करे ना, मेटल और ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन क्या करता है, कई बार इलेक्ट्रॉन देता है और कई बार इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखें वो पोजीशन मेंडलीव ने नहीं बताई। ठीक है, पहला इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको ध्यान है, जिसका एटॉमिक वेट सेम होता है लेकिन इसका क्या होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे कार्बन का 6-12 होता है, लेकिन इसी का आइसोटोप आता है जिसमें इसका वेट 13 हो जाता है, और एक और कार्बन का आइसोटोप आता है जिसमें इसका वेट 14 हो जाता है। ये हम बच्चों पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसने बताया ये जो आइसोटोप की पोजीशन है उसको टेबल में कहीं पे भी नहीं बताया। अब इनका वेट तो अलग अलग है ना, एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो क्या हो गया, वेट तो अलग अलग है, और टेबल बनी है वेट के ऊपर, हाँ कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या करना चाहिए था, आइसोटोप को अलग अलग वेट वाले आइसोटोप्स को बिठाना चाहिए था, लेकिन वो मेंडलीव ने नहीं बिठाया, वो उसका क्या हो गया, नुकसान। बात समझ गए। तीसरे वाले पे चलते हैं, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। मतलब जो उन्होंने एलिमेंट का पेयर बनाया वो कैसे बनाया, थोड़े गड़बड़ के बना दिए। पेयर कैसे बनाया उन्होंने बच्चों, क्या रखा, ऑर्गन, और अपन बताते हैं पोटेशियम और ये ऑर्गन है ना, कोबाल्ट और निकल की बात की जाए तो पहले क्या किया गया बच्चों, ऑर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। जबकि अगर आप वेट देखो तो इसका वाला क्या है, ज़्यादा है, इसका वाला कम है, तो क्या करना चाहिए था, पोटेशियम को पीछे रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको पहले आगे रख दिया, तो ये पेयरिंग गलत हो गई। ठीक है, दूसरे वाले केस में बात करें कोबाल्ट और निकल के अंदर, तो निकल का वेट कम है 58.6, इनका वेट है 58.9, तो क्या करना था, निकल को पहले लेना था, कोबाल्ट को बाद में रखना था, तो भी वो पेयरिंग की गड़बड़ हो गई यहाँ पे। बात समझ गए। चौथे पॉइंट पे आते हैं, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी बच्चों, जब उन्होंने बनाई थी उनको इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम तक, उतना पता नहीं था, तो इनके अकॉर्डिंग इनकी टेबल में क्या गड़बड़ हो गई बच्चों, जो एक जैसे एलिमेंट थे उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया। जैसे आपको ध्यान हो तो अपन क्या बताते हैं कि EU क्या है बच्चों आपका, गोल्ड, PT क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम और गोल्ड मेटल्स नहीं है, और अगर अपन पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में तो अपन बताते हैं कि प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। आपने कभी सुना है कि चेन बनती है गोल्ड की चेन, उसमें कई बार प्लेटिनम भी डाला जाता है। वाइट गोल्ड क्या होता है बच्चों, आपने अगर नाम सुना होगा तो वाइट गोल्ड का मतलब ही प्लेटिनम होता है। ठीक है, और कभी देखा भी होगा तो आपको दिखेगा सफ़ेद कलर की चेन बनती है, उसमें गोल्ड की चेन, मतलब पीली और सफ़ेद दोनों दिखती है वो हमें, पीली मतलब गोल्डन, गोल्डन भी दिखेगी आपको, वाइट भी दिखेगी आपको। इसका मतलब वाइट पार्ट जो है वो आपका प्लेटिनम है, और गोल्ड वाला येलो जो पार्ट है वो गोल्ड है। और अब एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देनी, जैसे कि अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती तो इनकी चेन नहीं बन पाती, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी वही तो मेटल को मिक्स करोगे, हाँ कि नहीं। जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है आप उनको मिक्स नहीं कर सकते। तो प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें बच्चों सिमिलर होती है, लेकिन मेंडलीव ने क्या करा, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ये 8th ग्रुप में है, ये फर्स्ट के B ग्रुप में रख दिया इसको, AU को। बात समझ गए इतनी, ठीक है। अब देखो बच्चों 5th वाले पॉइंट पे आते हैं। अब पहला पॉइंट तो क्या था भाई, एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग रख दिया, तो दूसरी वाली कमी क्या निकली, अलग अलग एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया। जैसे उन्होंने फर्स्ट के ग्रुप में, फर्स्ट ए में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे बच्चों हो गए S ब्लॉक एलिमेंट। और इसके साथ उन्होंने B वाले के अंदर क्या रख दिया, इसी के B पार्ट में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनको रख दिया। जबकि कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती नहीं है। सोना चांदी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में मिल सकती है, लेकिन ये कॉपर के साथ मैच नहीं करते। इसी तरीके से सीजियम की प्रवृत्ति इनके साथ नहीं मिलती है, तो इनको इन्होंने क्या करा बच्चों, अलग वाले एलिमेंट के ग्रुप में रख दिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे तो क्या था, एक जैसे तत्वों को, एक जैसे एलिमेंट को क्या करा उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया।
यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट को एक जैसे ग्रुप में रख दिया। बात समझ गए? अब चल बच्चों नेक्स्ट वाले इसके ऊपर नेक्स्ट कमी, नॉट क्लियर दैट लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट दे आर रिलेटेड विद थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप। अब तीसरे ग्रुप में उन्होंने बच्चों लैंथेनाइट एक्टिनाइट रख दिया है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भैया ए में रखो कि बी में रखो। हमें लैंथेनाइट एक्टिनाइट की पूरी प्रॉपर्टी पता नहीं थी। अगर बात की जाए बच्चों लैंथेनाइट एक्टिनाइट क्या होते हैं असल में, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और मैंने आपको अभी भी बताया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इनकी जो पोजीशन है वो थर्ड बी ग्रुप में आनी चाहिए, लेकिन मेंडेलीव ये इनको लेकर निश्चित नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि इनको कहाँ रखना है, इनको ए में रखूँ कि बी में रखूँ, ये मेंडेलीव को नहीं पता था। आज की डेट में अगर अपन बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते तो हम बता सकते हैं कि भैया बी ग्रुप में रखना था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। वो उनकी स्थिति को लेकर कंफ्यूजन में थे कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को कहाँ पे रखा जाए। ये बात समझ गए बच्चों? अब आ गए अपन 7th वाले पे, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि पीरियड में आपने अगर एलिमेंट को जमाया है बच्चों तो कैसे जमाया है, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देख लिया था अपन ने, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आपने जमाया, और अपन ने क्या बोला था, पीरियोडिक फंक्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जैसे जैसे इनका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती जाएंगी, कुछ एटम्स की सिमिलर होंगी, कुछ की डिफरेंट होंगी, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने जमाया था। सेम प्रॉपर्टी वालों को सेम ग्रुप में, अलग वालों को अलग ग्रुप में, यही पीरियोडिक फंक्शन, यही पीरियोडिसिटी कहलाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन अपन को नहीं दिया। मेंडेलीव ने ये तो कह दिया कि भाई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एक ग्रुप की एक जैसी होती हैं, एक ही ग्रुप में सिमिलर होती है, लेकिन क्यों होती है वो उन्होंने उसका किसी भी जगह पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो बच्चों ये हमने देख लिए मेंडेलीव के कुछ मेरिट्स, क्या फ़ायदे हैं, और कुछ नुकसान, डीमेरिट्स बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अभी समझ में आ गया आपको मेरिट मेंडेलीव की क्या प्रॉपर्टी थी और क्या पीरियोडिक टेबल थी बच्चों। अब अपन आगे चलेंगे, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं अब उसको किस तरह बनाया गया और क्या क्या सुधार उसके अंदर हुए। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ठीक है। और बच्चों बात कर लेते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अभी तक अपन ने जो समझा वो अपन ने पढ़ा मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल पे। अब आते हैं बच्चों अपन अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल असल में क्या था, मेंडेलीव की ही मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी। अब क्या क्या चेंज हुए बच्चों अपन देख लेते हैं। इसको दिया था मूसले साइंटिस्ट ने, है ना, मूसले साइंटिस्ट ने दिया था बच्चों इसको, और ये किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे मेंडेलीव की अपन बात करते हैं, अपन ने मेंडेलीव की टेबल में बच्चों क्या देखा था, उसने क्या कहा था अपन को कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट की, वो किसके थ्रू बढ़ रही थी, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या होती है, सेम ग्रुप में सेम होती हैं। बात समझ गए थे बच्चों? तो उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। लेकिन जब अपन बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो ये बताया गया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। मेंडेलीव वाली बेस थी एटॉमिक वेट पर बेस थी। अभी एटॉमिक नंबर पर कैसे बेस हुई, तो उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने मेटल की सरफेस पे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की। जैसे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे डाले गए तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एक्स रेज जनरेट हुई, एक्स की किरणें बाहर निकली। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये रिलेशन निकल के आया कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और ये अंडर रूट फॉर्म में आ गया। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो था बच्चों ये क्या थी, न्यू क्या था आपका, न्यू फ्रीक्वेंसी था एक्स रेज का, और जेड यहाँ पे बच्चों एटॉमिक नंबर था। इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक नंबर का। इट मीन्स जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, और सेम ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों, सेम होगी। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। पॉइंट समझ में आया? क्या कह रहा है ये कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की उनका पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब सेम ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले रखे जाएंगे। बात समझ गए बच्चों? और ये पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या क्या रखा उन्होंने क्या किया बच्चों, 9 वर्टिकल कॉलम रखे जिनको ग्रुप्स कहा। अभी तक मेंडेलीव ने कितने रखे थे, ग्रुप कितने बनाए थे, 8 बनाए थे। इन्होंने 9th ग्रुप बना दिए। कैसे बनाए, 1st से 8 तक तो इनकी ग्रुप्स थे, और 0 ग्रुप इन्होंने नाम दे दिया किसको बच्चों, इनर्ट गैस वाले को। इनर्ट गैस वाले को इन्होंने 0 ग्रुप नाम दे दिया। तो टोटल इनके पास ग्रुप कितने आ गए, 9 आ गए। ठीक है, और इनर्ट गैस को किसने खोज किया था, किसने सर्च किया था, रामसे साइंटिस्ट ने सर्च किया। उसके बाद आते हैं अपन बच्चों 7, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉस। हॉरिजॉन्टल वाली नीचे की तरफ आती वाली जो रो थी वो सारी तो पीरियड्स ही थी जो मेंडेलीव ने कैलकुलेट कर लिया था। इतनी बात समझ में आ गई कि मेंडेलीव ने जो बेस दिया था बच्चों उसी के अंदर और भी मॉडिफिकेशन किए गए, और जो टेबल बनी उसको क्या कहा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो क्या थी बच्चों, मॉडिफाइड फॉर्म थी किसका, मेंडेलीव की टेबल का।
मॉडिफाई मतलब उसको थोड़ा सा और सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? उसमें इनर्ट गैस वाले कॉलम को भी ऐड कर दिया, जिसको नाम दिया गया जीरो ग्रुप। बात समझ गए बच्चों? अब आते हैं बच्चों अपन यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ, जो मॉडर्न बनी थी उस मॉडर्न में और भी ज़्यादा चेंजेस किए गए और नए नए एलिमेंट को ऐड किया गया, तब जाके आपकी क्या तैयार हुई बच्चों? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आप लोगों के हाथ में अभी है, जो अभी अपन पढ़ते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब बच्चों अब बनी है। अभी कैसे बनी आप देखो, इसको हम वर्नर की पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, या बोर की या बरी या रैंक की पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इस नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? बनाया था बच्चों, डिस्कवरी की थी, बनाया था। इसलिए इनको वर्नर की पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, बोर बरी और रैंक की भी पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। ये बेस्ड है किसके ऊपर? बोर बरी का कॉन्सेप्ट, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था उसके ऊपर बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, ये मॉडल जो लाया था ये कौन लाया था? रैंक एंड वर्नर साइंटिस्ट लाए थे, इसलिए इनके ऊपर अपन इसको नाम दे देते हैं। अब बच्चों इस वाली टेबल की बात की जाए तो इसमें क्या था? 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप, 18 वर्टिकल कॉलम थी बच्चों, जिनको नाम दिया गया IUPAC। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनिट है बच्चों जो क्या करती है? ये अलग अलग एलिमेंट्स को नाम देती है। अगर आपने देखा होगा 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ा है, कार्बन के अपन कंपाउंड्स के नाम देते थे, इथेन नाम दिया, मीथेन नाम दिया, ब्यूटेन, प्रोपेन नाम दिया गया। तो ये नाम इसी यूनिट ने क्या किया था? डिसाइड किया था कि भाई किस तरीके से आप क्या करोगे? केमिकल कंपाउंड को नाम देते हो। तो यही यूनिट थी वो IUPAC। इसी IUPAC ने क्या करा बच्चों? इन जो कॉलम थी वर्टिकल कॉलम, इनको नाम दे दिया ग्रुप्स। उसने बताया कि भाई इनको क्या कहोगे आप? 18 ग्रुप्स कहोगे। अब कैसे बने 18 ग्रुप्स? ठीक है, 18 ग्रुप्स कैसे हो गए थे बच्चों? अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा था? मेंडेलीव ने क्या करा था? 7 ग्रुप बनाए थे, 7 के सब ग्रुप बना दिए थे। 7 और डबल 7 कर दो, कितने हो गए बच्चों? 14। और 8th ग्रुप बनाया था उसने 15। ठीक है, 15 ग्रुप उसने बना दिए थे। लेकिन अभी यहाँ पे अपन ने देखा तो यहाँ पे टोटल ग्रुप कितने आए बच्चों? 18 आते हैं मॉडर्न में। कैसे 18 आए वो समझ लेते हैं। फर्स्ट से लेकर 18 तक के ग्रुप आप लोगों ने देखे आपकी टेबल में बने हुए, तो आपको देख लो। फर्स्ट वाला फर्स्ट ए में रखा जो मेटल है, सेकंड वाला भी क्या रखा? ए में रखा। थर्ड वाला अपन ने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर आपको मॉडर्न इसका याद हो मेंडेलीव वाला तो क्या कहा था? मेटल और ट्रांजिशन मेटल। थर्ड वाला अगर आप बच्चों टेबल में देखोगे तो थर्ड से कहाँ क्या चालू होता है? डी ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवन्थ वाला। 8th वालों को उन्होंने क्या कहा था? वो वाले कंपाउंड रखे थे 8th वाले में। कौन से रखे थे बच्चों 8th वाले ग्रुप के अंदर? मेंडेलीव ने कौन से रखे थे? 3 के ग्रुप में डिवाइड किया था वो वाले। तो यही वाला अपन देख रहे हैं 8th ग्रुप, जिसमें 8th 9th 10th वालों को एक साथ रख दिया बच्चों, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी। ठीक है, उनको एक साथ रखा। उसके बाद देखो 11th वाला क्या है? 11 से लेकर अगर अपन बात कर ले तो 11 से अपने कौन से चालू हो जाते हैं बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ कि नहीं? 11 से चालू होते हैं अपने ग्रुप से। कहाँ से आ गए? 11 12 सॉरी 8 9 10 तो आपका 8th ग्रुप हो गया। 11th वाले बच्चों जो क्या होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? बी वाले में अपन कौन से रखते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट और सेकंड बी जो था 11 12 भी आपके क्या है बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि डी और एफ में आते हैं ये। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 13 से लेकर 17 18 तक के पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके अंदर ये सारे ए हैं। ए वाले कौन से थे बच्चों? नॉर्मल मेटल्स थे, या हम इनको नॉन मेटल्स भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया किस तरह से डिवीजन हुआ। 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए तक आ गए। 18th वाला ग्रुप अपन क्या कहते हैं बच्चों? नोबल गैस का होता है, आप लोग खुद देख सकते हो टेबल में। तो 18 वाले क्या हो जाते हैं बच्चों? 0 ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि इनकी खोज बाद में हुई थी। इनको अपन इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया अरेंजमेंट कैसा हुआ बच्चों? अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम ग्रुप एलिमेंट के आर सेम इन आउटर मोस्ट शेल, सो देयर प्रॉपर्टी आर सेम। अपन ने क्वेश्चन क्या रखा था मेंडेलीव वाली टेबल में कि भाई इसने कैसे कह दिया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम ग्रुप वालों की सेम होगी? तो यहाँ पे रीजन मिल गया हमको, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे मैं फर्स्ट वाला केस उठा लूँ, फर्स्ट वाले में बात कर लेती हूँ। फर्स्ट ए वाले ग्रुप के अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा? यहाँ पे आपने देखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, है ना? ये सारे होते हैं आपकी टेबल में। तो आप खुद देखोगे बच्चों इनके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में एस में कितना होता है? 1, इसमें 1, और दूसरा एस होगा इसके पास, इसमें भी है 1, फिर एक और एस होगा, इसमें भी 1, इसके भी एस में 1, इसके भी एस में, बस वो नंबर बदल जाएंगे बच्चों। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन अभी समझ लेते हैं इनके एस में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1। तो यहाँ पे हमने जब कहा था कि ये जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए, फर्स्ट ए में रखे गए, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है बच्चों? कारण यहाँ पे मिल गया, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब में क्या होता है बच्चों? सेम होता है। सबके आउटर मोस्ट में बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तभी इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है।
बात समझ गए? जैसे अपन ले सकते हैं हेलोइड ग्रुप ले लेते हैं। 17 ग्रुप आपको पता है ना, आज की तारीख में अपन पढ़ते हैं बच्चों 17A, वो क्या होता है आपका हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमें पता है फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके भी 7 होंगे, इसके भी 7 होंगे और इसके भी 7 होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबके नंबर क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है। ये हमको जवाब कहाँ मिला? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हम कह सकते हैं जो आज की प्रेजेंट फॉर्म जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का, उसके अकॉर्डिंग हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया किस तरीके से अपन ने पढ़ा है? मेंडलीव की टेबल पढ़ ली, उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा किस तरह की इसमें प्रॉपर्टीज आएंगी, और थर्ड वाला बच्चों अपन ने देख लिया प्रेजेंट फॉर्म जो अभी हमारे हाथ में है पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से मैच करेगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो पढ़ा उसमें डाउट है किसी को? कुछ भी समझ में आ गई बच्चों सारी बातें? ठीक है, रब कर दो इसको। और कोई डाउट है अभी कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।